साथ जुड़िए एक खास कार्यक्रम में जिसे मैं लेकर आ रहा हूँ सुबह 8:30 बजे और आप इसे देखेंगे बुधवार और शनिवार को। तो देखना न भूलिए मेरे साथ चाय पे चर्चा। नमस्कार, MPAT न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा, संभाग का नंबर 1 कार्यक्रम। इसमें हम हर बार आपको एक नई शख्सियत से रूबरू कराते हैं। हमारे पास लगातार इसके लिए फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और लगातार डिमांड बढ़ रही है। आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व है जिसको आप हमारे साथ यहाँ पर बैठाना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे संपर्क करें। उसके बारे में चंद लाइनें लिखकर भेजें, उसके फ़ोटोग्राफ्स भेजें, हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। तो आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और हम जिस तरह बात करना शुरू कर रहे हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया में बहुत सारे क्षेत्र हैं। उन क्षेत्र में से एक है समाज सेवा का क्षेत्र। बहुत कम लोग चुनते हैं, बहुत ज़्यादा लोग चुनते हैं, पर उस कदम को बढ़ाते बढ़ाते अपनी मंजिल तक बहुत कम पहुंचते हैं। आज जो मंजिल तय कर हमारे पीछे हैं वो है मनीषा माथानकर जी, हमारे स्टूडियो में आ चुकी हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मनीषा जी कि आप हमारे स्टूडियो में आईं। और मैं आप दर्शकों को बता दूं कि सहजीवन समिति की सचिव हैं आप, साथ में परिवार परामर्श केंद्र समिति की परामर्शदात्रा हैं, ग्रामोदय विश्वविद्यालय में रिसर्च एसोसिएट रही हैं, दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट में भी पदस्थ रही हैं, आकाशवाणी शहडोल में काफ़ी समय तक इन्होंने शक्ति रूपा कार्यक्रम को कंपेयर किया है, उसका छात्र संगठन में रही हैं, बहुत सारे काम किए हैं और आज हमारे बीच उपस्थित है। एक साधारण व्यक्तित्व है। आपको कभी आपको ये नहीं लगा कि आप डाई वगैरह लगाया करें? नहीं। क्योंकि वैसे भी आपके चेहरे से आपकी एज का पता नहीं चलता। और मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा कि जब आप समाज सेवा के क्षेत्र में उतरी उस समय, उसके पहले आप ग्रामोदय विश्वविद्यालय में रिसर्च एसोसिएट थी, जॉब कर रही थी और जॉब आपने छोड़ दिया। ये क्या कारण हुआ कि आपको जॉब छोड़ना पड़ा? वास्तव में अनिल जी, यात्रा तो विद्यार्थी जीवन से ही शुरू हो जाती है। ऐसे देखा जाए तो पूरी धरती का प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर तो ईश्वर है और वो किसके लिए क्या रोल फिक्स करके रखता है वो धीरे धीरे पता चलता है। बहुत ज़्यादा मैंने कभी अपने बारे में सोच के नहीं रखा था, लेकिन छात्र जीवन में एक छात्र संगठन में जुड़ी थी और वहाँ पर मुझे विवेकानंद साहित्य संचयन पढ़ने को मिला था जी। तो जब विवेकानंद साहित्य संचयन पढ़ा उस समय मैं BHSC कर रही थी, सेकेंड ईयर में थी। तो मैंने तय किया था कि अब मैं ये वाली लाइन नहीं छोड़ूंगी और ये बात मैंने किसी को बताई नहीं। एक बचपन से किताबें बहुत पढ़ी हैं हम लोगों ने। जन्मदिन पर हम लोगों को अमर चित्र कथाएँ गिफ्ट में मिलती थी माँ की ओर से, और गर्मी की छुट्टी में हम लोग उसको लाइब्रेरी के रूप में चलाते थे। और हमारे यहाँ मासिक जो सामान आता था उसमें बच्चों की पत्रिकाएँ जरूर आती थी। किताबों को हमने मासिक सामान में आते हुए देखा है और जन्मदिन पर कपड़े के बजाय हमारी किताबें आती थी अच्छी सी। तो वो पढ़ के बचपन में ही चाणक्य पढ़ लिया था, विवेकानंद जी पढ़ा था और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ ली थी। तो ये जो सेकेंड ईयर में मन बन गया कि ये लाइन नहीं छोड़ूंगी। शायद इसी लाइन का परिणाम है कि पूरा जो आज तक का जीवन है वो एक सत्संकल्प था और कोई ने नहीं सुना, किसी को नहीं बताया, लेकिन भगवान तो सुनता है। सृष्टि में ये व्यवस्था है कि आपने कुछ अच्छी चीज़ सोची है तो फिर उसको वो रास्ता निकलवा दिया जाता है। तो ग्रामोदय विश्वविद्यालय में आना भी एक संयोग था और वहाँ से निकलना भी और अच्छा सहयोग था, क्योंकि मुझे वहाँ पर एक ऐसे सज्जन मिले थे जो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे, दीनदयाल शोध संस्थान के थे वो। तो वो मुझे बहुत अच्छे अच्छे सामाजिक प्रयोगों के बारे में बता रहे थे। तो मैंने कहा कि मुझे बहुत कुछ जानने का मन है। उन्होंने कहा कि यदि मन है तो तुम नौकरी से ये सब चीज़ें संभव नहीं होंगी, छुट्टी नहीं मिलेगी उस समय। तो मैंने कहा मैं नौकरी की नहीं परवाह है मुझे, मैं छुट्टी लेकर जा सकती हूँ, बिना तनख्वाह की छुट्टी ले लूँगी। तो फिर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, वो एज थी मेरी 23 साल की, कि अगर नौकरी का मोह नहीं है तो आ जाओ यहाँ काम करने। और मुझे घर से भी परमिशन मिल गई, बहुत सहजता से सब लोगों से परमिशन मिल गई, तो मैंने ये निर्णय ले लिया। तो उसी समय कुछ समय बाद फिर आपकी शादी हुई
गिरधर माथनकर जी से। हाँ और वो भी शादी इंटरकास्ट थी जी। इस शादी के बारे में बताइए, और कितना आपको सहयोग कर रहे थे शुरू से कि अभी हाँ, तक? ये विवाह भी बहुत अच्छा एक प्रयोग है मेरे जीवन में, और समाज में भी अच्छा हुआ। ये आपने बात सामने लाई कि मेरी माँ का ये था, मैं छात्र जीवन में जब काम करती थी तो हम दोनों एक ही छात्र संगठन में थे। तो मेरी माँ को ऐसा लगता था कि मेरा ये काम जो है, ये वैचारिक जो मेरी रुचि है, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे ही लोगों को बोल रखा था कि इसके विचार से मिलता जुलता और इसके इस चीज़ का सम्मान करता हुआ व्यक्ति चाहिए। और संयोग ऐसा भी रहा है कि रामचरितमानस भी उस समय मैंने कॉलेज के समय में पढ़ना शुरू की थी, तो एक गुरुजी थे छत्तीसगढ़ के, वो उन्होंने मुझे कहा, तो मैं समझती हूँ कि शायद वो भी इसमें जुड़ता होगा, और मेरी माँ का जो प्रयास था वो भी, और वो विवेकानंद जी वाला संयोग वो भी जुड़ता होगा। इच्छा शक्ति ही यहाँ पर काम आई, और मेरे जैसे ही विचार वाले और जिनका खुद का भी ऐसा ही संकल्प था, उनसे मेरा विवाह हुआ। और बाकायदा ये अरेंज मैरिज है, हमने खुद ने दोनों ने नहीं तय की है, ये अच्छी माँ बात की है, तरफ इस से। तरह की शादी हुई। और हम दोनों ये शादी के पीछे क्यों, विवाह क्यों, तो उसमें हमारा ये जो सामाजिक कार्य था यही मुख्य था। तो हम दोनों एक दूसरे को लगातार याद दिलाते रहे कि यदि हम दोनों के बीच में ये कार्य नहीं रहा तो हम दोनों का रिश्ता मायने नहीं रखता। पर उसके कुछ समय बाद गिरधर जी ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी। हाँ, ये देखिए, ये सब कड़ियाँ जुड़ती गईं कि ऐसा तो कभी नहीं सोचा था कि नौकरी छोड़कर ही ये कार्य किया जाएगा। लेकिन जब मैं वहाँ थी ग्रामोदय विश्वविद्यालय में, तो वहाँ पर मुझे खाद्य अभियांत्रिकी विभाग में ये खाद्य प्रसंस्करण इकाई को संचालित करने का अवसर मिला। और वहाँ के जो कुलपति जी थे, वहाँ मेरा मन था कि मैं अगर शैक्षणिक क्षेत्र में आई हूँ तो मुझे रिसर्च कर लेना चाहिए। पीएचडी करने के लिए मैं तैयारी करना शुरू कर रही थी। तो उन्होंने एक दिन अचानक पूछा कि इतने सारे लोग समाज में पीएचडी करते हैं, तो क्या समाज में कुछ उपयोग हो रहा है उसका? तो तुम ही कर लोगी पीएचडी, तो कौन सा बड़ा वो है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम उद्यमिता के क्षेत्र में, ये जो प्रसंस्करण इकाई है वहाँ से वो एक उद्यमी, बड़े जाने माने उद्यमी थे, उनको बुलाते थे हम लोगों के मार्गदर्शन के लिए। तो मुझसे उन्होंने कहा तुम ये वाली लाइन पकड़ लो। तो उस दिन से मेरी दिशा जो हो गई वो शैक्षणिक से उद्यमिता की ओर बढ़ गई। तो एक कॉन्फिडेंस तो कहीं ना कहीं था ही कि हम उद्यमी, तो हम लोग 9 लोगों ने मिलकर जो ये संस्था बनाई, ये भी सब संयोगवश हुआ। ये लेकिन संस्था जो आपकी है सहजीवन समिति, इसके बारे में बताएं। हाँ, तो हमारा गिरधर जी का नौकरी छोड़ना इस संस्था से ही जुड़ा हुआ है। ये हम जो लोग वहाँ पर थे समविचारी लोग, ऐसा लगता था कि हम लोग अधिकतम पास हैं और एक दूसरे की बात को समझते हैं। तो ऐसे 4 कपल और एक बहन थे तो और भी अच्छे मित्र जो अभी भी हमारा साथ दे रहे हैं। तो ऐसे हम लोगों को जोड़ने के लिए एक बाहर से अचानक कोई एक व्यक्ति आए थे, तो वो माध्यम बन गए। और हम लोगों ने जनवरी 2000 में ये तय किया कि अपन लोग एक टीम बनाकर काम करेंगे, कार्यक्षेत्र यहाँ से बाहर होगा। तो वो एक एज ऐसी थी जिसमें हम लोग 30 से 40 मतलब 27-28 साल से लेके 38 साल तक के लोग थे, सब युवा थे। तो जो व्यक्तिगत रूप से हमारे दंपत्ति का सोच था वो ये था कि हम युवावस्था में ही सामाजिक कार्य करेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद प्रायः जैसा हम अपने मेरे पिता को हमेशा लगता था कि वो रिटायरमेंट के बाद ऐसा काम करेंगे, लेकिन तब तक वो हार्ट पेशेंट हो चुके थे, तो सीमाएं हो गई थी। तो मैं उनको देखती थी कि नहीं, मुझे जो भी करना है मैं युवावस्था में करूंगी। हाँ, बुढ़ापे में लेखन होता रहेगा, आराम भजन पूजन जो भी होगा, लेकिन युवावस्था में ही कार्य करेंगे। तो इसके लिए आपको आत्मविश्वास कहाँ से आया, कैसे बढ़ा आत्मविश्वास आपका? उस दिन तो जिस दिन ये संस्था बनी थी, पहले तो जो विवाह हुआ उससे मुझे ये विश्वास था कि हम दोनों जो जिस संगठन में हमने काम किया है वहाँ की कार्य पद्धति ऐसी थी कि जिसमें कहीं कोई असफल होने वाला असंभव शब्द तो वहाँ था नहीं। हर चीज़ का जवाब वहाँ हमको सिखाया गया था, हर चीज़ को। तो मैंने वहाँ कार्य पद्धति को ही सीखा था। और मेरे अंदर जो ये काम, परिवार मेरी मुख्य वो थी, ताकत थी। मेरा अपना जो मायके का भी और ससुराल का भी, मेरे पिता कृषि विभाग के अधिकारी थे, मेरे ससुर जी किसान और शिक्षक थे। तो मैं देखती थी कि कृषि क्षेत्र को मैंने पूरा एक तरह से समझ लिया। तो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन ये एक तरह, और वहाँ खाद्य प्रसंस्करण इकाई जब की तो प्रोसेसिंग वाला भाग भी देख लिया। तो आत्मविश्वास तो एक आता है कौशल से, दूसरा शिक्षा से, तीसरा मित्र बल से आता है।
तो वो जो मेरे पास था इसका, और चौथा जो एक भगवान शब्द का है, तो बचपन से शांति कुंज हरिद्वार इसके युग निर्माण योजना का साहित्य खूब पढ़ा, इसलिए वो कॉन्फिडेंस भी था। आपने अभी बात कही कि असंभव शब्द की बात की कि असंभव नहीं था, हम लोग कर लिए। आपने कहीं ये भी कहा है कि असंभव नहीं है मेरे लिए कुछ भी, और पर असंभव तो सब कई सारी चीज़ ऐसी होती हैं जो असंभव तय करती हैं कि नहीं ये तो नहीं हो सकता है। तो आपके लिए ऐसा क्यों हुआ कि असंभव नहीं है, ऐसा क्या है आप? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। संभव है, हर चीज़ संभव है, बस उसके पीछे सत्य होना चाहिए, सत्य आधारित कॉन्फिडेंस होना चाहिए। झूठ का या असत्य का कॉन्फिडेंस मुझे बिल्कुल भी नहीं है। यदि मैंने ही काम करते समय गलत प्रक्रिया अपनाई है या मैंने पुरुषार्थ पूरा नहीं किया है, तो मैं कभी भी यह मांग भी नहीं करती हूँ कि ये चीज़ पूरी होना चाहिए। तो आजकल जो एक बढ़ी है, एक तरह से एक प्रवृत्ति बढ़ी है कि काम हम चाहे जैसा भी करें, परिणाम 100% चाहिए। जी जी। तो मैं ऐसे समाज को बोलती हूँ कि नहीं, परिणाम की चिंता मत करो। यदि आपने प्रक्रिया पूरी की है, आपने पुरुषार्थ पूरा किया है, मन आपका पूरा है और वो सत्संकल्प है, सत्य शब्द उसमें साथ में होना चाहिए। अगर आपने न्याय धर्म सत्य इसका ध्यान रखा है तो आप परिणाम की चिंता मत करो, जितना आपने सोचा है उससे अनेक गुना ज़्यादा आपको मिलने वाला है। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं डॉक्टर मनीषा माथनकर जी को और उनसे बातें सुन रहे हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में हम और भी उनसे बातें करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे मनीषा माथनकर जी से। मनीषा जी, एक दूसरी और बात करना चाहूँगा कि जिससे बाकी लोगों के लिए भी कोविड समय बीता, कोविड अभी है भी, आपका भी कोविड का समय बीता, आपने उसको कैसे लिया? जी, मैंने तो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से इसको बिताया। वैसे देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है कि प्रकृति को इतना रुद्र रूप धारण करना पड़ा। और अगर हम उसको भौतिक दृष्टि से देखें कि ये किसी देश में एक की गई खुरापाती वैज्ञानिक खोज थी, तो ये भी अपनी अलग बात है, वो एक अलग जो भी हुआ, लेकिन प्रकृति ने बहुत सारे सकारात्मक काम अपने आप किए मनुष्य को लॉक करके। तो ऐसे कितने ही जोक भी कार्टून बन के आते हैं कि शेर बाहर घूम रहा है और मनुष्य अंदर बंद है। क्यों ऐसी स्थिति आई? तो मैं जहाँ तक मेरा जो मानना था ना कि जिस तरह से हम लोग बेहिसाब भाग रहे थे, इतना भागने की ज़रूरत थी नहीं। और ये कितना पॉजिटिव समय था कि इसमें बच्चे सब अपने घरों में आकर बुजुर्गों के साथ में रहे, सारे परिवार वालों को एक दूसरे से बात करने की फुर्सत मिली। सबसे बड़ी बात है कि परिवार ही पहली टीम होती है। अगर कोई भी बच्चा देश में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता है तो उसकी जो असली पाठशाला है परिवार, वहाँ पर जो वो सीखता है, उसने अगर अपने पेरेंट्स को देखा होता है ध्यान से, तो ये जो ध्यान से देखने वाला काम हुआ, ध्यान से सुनने का प्रशिक्षण हुआ, ये इस समय हुआ। और दूसरी बात ये कि जब कठिन समय आता है, इस समय वही परिवार सुरक्षित रहे। हम लोगों को भी ये संक्रमण ने घेरा। तो मैंने देखा कि इस समय जो लोग आपसी प्यार, सच्चा प्यार जिनका था, वो उनका मनोबल अच्छा रहा। और जो लोग बहुत अच्छी चिकित्सकीय सुविधा के बाद भी नहीं रहे, उसमें थोड़ा सा भावनात्मक संबल ही कम पड़ा। भारत को जैसे कि आदत है कि अगर कोई उनके यहाँ ट्रेन यात्रा करने वाला है तो एक जाएगा, 20 लोग छोड़ने जाएंगे, तो ये एक भावुकता भी कमजोरी बन रही थी। तो जिन लोगों के बीच में ये कमजोरी रही, वो लोग हॉस्पिटल में जाके घबरा भी गए। अकेले जाना, अपना इलाज कराना, हमने भी ये अनुभव लिया। तो कोरोना मेरे लिए तो वैचारिक आदान प्रदान का, स्वाध्याय का अच्छा समय बीता। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बच्चे घर आए तो ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही थी, तो बच्चों का टीचर्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो मैंने बहुत ध्यान से देखा। उस समय और अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से देखा। तो जहाँ पर अपने बच्चे को हमें रोकना टोकना है, जहाँ पर उसकी आदतों को सुधारने के लिए ये मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला। और अपनी भी आदतों को ध्यान से देखने में कि कोरोना ने बहुत सारी आदत स्वच्छता संबंधी बदल दी है। और हम भी बहुत सारी ऐसी आदतें, ठीक है, सामाजिक क्षेत्र में काम करें चाहे कहीं भी करें, पर गलतियां तो हमसे भी होती थी। तो हमें भी ठहर कर सोचने का बहुत समय मिला। परिवार के बारे में बात चली, आपका एक बेटा है जी,
उस बेटे को आपने इंजीनियरिंग लाइन में नहीं भेजा, किसी लाइन में, और जब उससे खासकर मेरी भी बात होती है तो जब उससे मेरी बात हुई तो उसने भी कहा कि मुझे समाज सेवा करना है। यानी वो आपके बातों से इन्फ्लुएंस्ड हुआ। ऐसा क्यों हुआ? उसके मन में कभी नहीं आया, आपके मन में कभी नहीं आया कि मैं भी इसको डॉक्टर बनाऊं या आईएएस बनाऊं? जी, ये एक बहुत सुखद संयोग है कि उसके पिता भी पैसे कमाने की मशीन नहीं बने कभी, और मुझे भी कभी नहीं लगा, और ना ही हमारे दोनों तरफ के परिवारों ने कभी हमें पैसे कमाने की मशीन बनने के लिए जोर दिया। तो ये जो हमारे माता पिता ने हमारे साथ व्यवहार किया वो हमने उसके भी साथ किया। उसको हमने बाकायदा बताया था कि तुम्हारी रुचि, वो तो बहुत पहले 12वीं के बाद वो कहता था कि हम ये वाला काम करेंगे, तो हमने उसको शिक्षा का महत्व बताया। ये काम करना भी हो तो शिक्षा पूरी लो पहले। अगर आपने अधूरी जानकारी के, एक तरह से हमारा संस्था का मुख्य वो है ज्ञान आधारित समाज बनाने का, तो हम अपने आसपास के लोगों को शिक्षा अपने घर में ही सबसे पहले इसका करें। अब प्रश्न ये था, गया तो वो भी था कि कोचिंग करना है, उसने भी आम व्यक्तियों के बच्चों की तरह से रिश्तेदारों की सहायता से आगे पढ़ने महानगर में भेजा गया उसको, लेकिन उसकी रुचि का ध्यान हमको था। तो ये भी ईश्वरीय संयोग है कि उस समय मैंने आर्किटेक्चर के फील्ड में और प्राकृतिक संसाधन, बांस कारीगरी के संबंध के बहुत अच्छे लोगों को देखा और उनके इंटरव्यू लिए थे किसी एक कार्यक्रम के तहत। तो बच्चे को मैंने बताया कि तुम्हारी जो रुचि है जो सामाजिक कार्य करने की, वो अपने करियर के साथ हो सकता। हम जो थे, हम करियर के साथ कर सकते थे, लेकिन हमको उस समय इतना क्लियर नहीं था, इसलिए हमने क्लियर कट अलग कर लिया था ये। लेकिन अब हमको पता चल गया था कि अपने करियर में ही समाज सेवा को किस तरह से, तो उसको हमने उसकी रुचि के क्षेत्र में, और उसमें वो बाई चांस आगे बढ़ भी गया, बहुत संतुष्ट है। तो जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इस समय कि भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए जी। आपके लिए आत्मनिर्भर का क्या मायने है? हाँ, मेरे लिए आत्मनिर्भरता की परिभाषा जो है वो केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं होती है। हम अपने, जैसा बच्चा आत्मनिर्भर होना, तो बच्चे को उसके अपने जो काम है वो खुद करना उसको आना चाहिए। वो दिन रात काम करती हुई मशीन रहे ऐसा नहीं है। भारत में भी सारे काम परस्पर पूरकता चाहिए, अन्य देशों के साथ वो सब है, लेकिन चिंतन की दृष्टि से आत्मनिर्भरता जरूर चाहिए। और मैं जिस छात्र संगठन में रही हूँ वहाँ पर एक बहुत सुंदर बात कही जाती थी कि निधि, नेतृत्व और नीतियाँ जिसकी अपनी होंगी वो स्वतंत्र व्यक्ति है। तो इस सब के लिए जो ज्ञान चाहिए होता है, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, मानवीय मूल्य, अलग अलग बहुत सारे मंच ऐसे काम करते हैं। लेकिन भारत में यदि मानवीय मूल्यों का संरक्षण हो गया, मानवीय मूल्यों का आग्रह अगर परिवारों में हो गया, तो एक राष्ट्रीय चरित्र बन जाएगा। और जब राष्ट्रीय चरित्र होगा तो आत्मनिर्भर भारत होगा। अगर आर्थिक दृष्टि से कितने भी हम समृद्ध हो जाएं, पर राष्ट्रीय चरित्र यदि नहीं है तो आत्मनिर्भरता नहीं आएगी। तो ये सब करते हुए आपको कितना मिला, क्या मिला, धन मान सम्मान क्या मिला आपको? जी, हमारी जब आप जो इतना जर्नी करके आई हैं, आज यहाँ बैठी हैं, क्या पाती हैं आप? जी, तो सबसे पहले इसमें तो ये होता है कि मैं चाहती क्या थी। तो मैं जो चाहती थी वो एक मनुष्य की जो आध्यात्मिक पिपासा होती है, आत्मिक विकास, वो मुझे मिला, इस कार्य के माध्यम से मिला। हमारे सद्गुरु हमारे घर पर आकर रहे भी, तो एक तरह से देखा जाए तो आपके सारे द्वंद्व खत्म कर दिए गुरु ने, और आपके भ्रम दूर हो गए। आपके पास में बच्चे को उत्तर देने के लिए सारी चीज़ें हैं। अगर आप बच्चे को कैसा भी प्रश्न वो करे तो आपको झल्लाहट नहीं होती है ना, आप उसको कभी ये कहते कि क्या कोई बात ऐसी कही जाती है। बच्चों को जैसे ज़्यादातर परिवारों में ये कह दिया जाता है कि बहुत मत बोला करो, या ये तुम्हारे विषय का नहीं, ये तुम्हारी आयु नहीं है पूछने की। लेकिन हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। हम एक अच्छे माता पिता बनने के लिए जितना चाहते थे सीखना, वो सब सीखने का अवसर भगवान ने हमको दिया। तो पहली प्राप्ति तो ये थी कि हमको इतना सीखने को मिल रहा है, इतना सीखने, आज भी हमारा सीखना बंद नहीं हुआ। दूसरा ये अनुकूलताएं, तो हमारे सारे सत्संकल्प में अनुकूलताएं आके खड़ी होती हैं, इसलिए हमको प्रकृति के न्याय पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। तीसरा जो आप कह रहे हैं धन संपत्ति, तो जो हमारी ज़रूरतें थी, एक्चुअल में ज़रूरतें सीमित हैं, इच्छाएं असीमित हैं। तो ज़रूरतें जितनी थी वो बहुत तरीके से पूरी हुई। ये जरूर हुआ कि हमारा सामाजिक सहयोग से चला। हमने खुद अपने लिए उतने पैसे भले ना कमाए हों, लेकिन हमको अपने आप कमी महसूस हो नहीं हुई, कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास सहयोग अन्य लोगों की अपेक्षा हमारे पास हर चीज़ ज़्यादा ही रही है।
दो चीज़ आपसे पूछूंगा, शिक्षा और स्वास्थ्य जो बहुत बड़ा मैटर है समाज के लिए और सामाजिक परिवेश के लिए, अब वो व्यवसाय बन चुका है। हाँ, आप इसको किस तरह से लेते हैं? इसका कारण है कि ये 3 गुण के आधार पे ही पूरी प्रकृति चल रही है। हम लोग रोज ही सुनते हैं स्वाध्याय में अनेक संतों की वाणी, तो उसमें वो कहते हैं कि तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो ये सतोगुण कम है और एक तरह से नीयत बदल गई। और एक और संत हैं, वो तो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति 6 चीज़ों के आधार पे सब चीज़ें चुनता है, एक प्रिय, हित, लाभ और न्याय, धर्म, सत्य। तो वैसे भी कलयुग कहा गया है इसको कि अनीति का जो, लेकिन पूरा कलयुग नहीं कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जहाँ पर अनीति का धन रहेगा, जहाँ पे व्यभिचार, हिंसा और जहाँ पर झूठ रहेगा, तो शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों क्षेत्र अगर व्यावसायिक क्षेत्र बन रहे हैं तो इसके पीछे केवल एक ही कारण है कि परिवारों में ये चर्चाएं, मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा नहीं हो रही है। माँ जो है, माता पिता जो बच्चों को जन्म दे रहे हैं, वो लोग माता पिता की योग्यता विकसित किए बिना ही संतानों को जन्म दे रहे हैं। तो बिना कारण वो संतान, मतलब उनको ये नहीं लगता कि हमें क्यों पैदा करना चाहिए, इवन हमें परिवार क्यों बनाना है, हमने जन्म क्यों लिया वो भी नहीं सोचते, फिर हम विवाह क्यों कर रहे हैं वो भी नहीं मालूम है। कोई भी माता पिता आर्थिक दृष्टि से जैसे ही सक्षम होता है बच्चा, 22-25 साल का हुआ, उसके लिए वो एक लड़की ढूंढ लेते हैं। उसके बाद उनको लगता है अब शादी हो गई है तो बच्चा होना ही चाहिए। क्यों हम धरती पे इतने सारी संतानें लाते जा रहे हैं, इसका विचार करना परिवारों में बंद हो गया है। इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य भी व्यवसाय बन गया है। एक वैसा सवाल है कि जैसे आध्यात्म में आपकी बहुत रुचि है, दूसरा पढ़ने में आपकी रुचि बहुत ज़्यादा है, ये क्यों ज़रूरी है? आध्यात्म को आप इतना ऊंचा क्यों मान रही हैं? बिल्कुल, बहुत साफ साफ है कि हम केवल शरीर नहीं हैं। बहुत सारे लोग जो शिविर वगैरह करते हैं वो बहुत इसको सिद्ध करके बताते हैं कि अगर आपको भूख लगी है तो रोटी अगर दे दी जाए आपको, तो आप खाली रोटी देने से बात नहीं बनती है, आप सम्मानपूर्वक रोटी चाहते हैं, प्रेम के आकांक्षी हैं। तो ये जो अंदर से एक अलग आपकी ज़रूरत है। और दूसरी बात, शरीर तो प्राण निकलने के बाद भी रहता है, तो प्राण निकल जाने के बाद आपका शरीर वैसे तो काम नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सब लोगों ने ये मान लिया कि हम लोग जड़ शरीर भी हैं और चैतन्य आत्मा भी हैं, दोनों का। तो आत्मा का पढ़ने से आत्मा की भूख खत्म होती है, शरीर की भूख उससे खत्म होती है रोटी से उससे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आपको समाज में, लेकिन नए बच्चे तो आजकल इतने अच्छे अच्छे वीडियोस देखते हैं कि वो जब तक वीडियो ने अच्छे विचार जो होते हैं वो आत्मा की खुराक होती है। आपकी असली उन्नति जो है, आपको संतुष्टि का जो बोध होता है वो कहाँ पर होता है? संतुष्टि का बोध आपको जहाँ पर होता है उसके लिए ये किताबें बहुत ज़रूरत होती हैं। और इसमें भी परिवार में माहौल, आज के समय में कभी ग्रामीण क्षेत्र में लाइब्रेरी की बात हो रही है, सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन मेरा तो कहना है परिवार वालों से बहुत आग्रह है कि अगर आप एक देश को सुंदर बनाना चाहते हैं तो आप अपने परिवार को सुंदर बनाइए। अगर एक माँ अपने बच्चे को प्रबंधन सिखाना चाहती है तो किचन में ही उसको स्पेस मैनेजमेंट सिखा सकती है, उसको संसाधनों का समुचित प्रबंधन सिखा सकती है। जब बच्चा खाना खाता है, थाली में कुछ चीज़ छोड़ता है, खाना खाने के ढंग से आपके बच्चे का पता चलता है। तो एक परिवार में ही अगर अच्छा प्रशिक्षण हो जाता है, ध्यान पूर्वक गृहस्थी करना अगर ये शुरू कर दें हम लोग, तो हमारे देश में सब ठीक ठाक होने वाला है। लेकिन हर व्यक्ति दूसरे को सुधारने में लग जाएगा, इसको मैं समाज सुधार कभी नहीं कहती हूँ। तो कहीं ना कहीं परिवार समाज सुधार की बात जब आपने कही, तो मैं ये, जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, अगर वो समाज सेवा करना चाहते हैं तो उनके पास क्या होना चाहिए? क्या धन की बात है या जो भी आपकी इच्छा शक्ति होना चाहिए और उसके लिए त्याग करने की भावना होना चाहिए। समाज सेवा तो ये भी है कि आप देखिए कि अगर एक परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े हो रहे हैं, उसमें अचानक कोई एक भाई आकर कहता है कि मैं अपना पक्ष छोड़ता हूँ और आप लोग सब लोग जो आपको पसंद है वो ले लीजिए, तो वो समाज सेवी है। इसी तरह से माँ रोज ही सबके लिए बनाती है, उसके बाद आखिरी में खुद खाती है, जो बचा है उसमें वो संतुष्टि से रहती है और हमेशा वो त्याग करती है, हमेशा वो त्याग करती है। तो ये एक मौन त्यागी साधिका सन्यासी जो अपना घर पूरा मायका छोड़ कर आती है और दूसरे घर को पूरी तरह से अपनाती है और वहाँ पर अपनी मांग नहीं रखती बल्कि जो बचा है उसमें संतोष करती है, वो है समाज सेवी। तो समाज सेवा तो जीवन का अंग है, रोज हर व्यक्ति कर सकता है। हाँ, अगर इसको कैरियर के रूप में चुनना है तो भी इसमें त्याग की भावना अगर नहीं है तो वो
अच्छी खासी सामाजिक संस्था का व्यक्ति होकर भी वो समाज सेवी नहीं है, और वो बहुत पैसे कमाने वाला व्यक्ति यदि अच्छे त्याग पूर्वक जीवन जी रहा है तो बहुत बड़ा समाज सेवी है। कई सारे एनजीओस चल रहे हैं, मतलब मेरे ख्याल से बहुत सारे चल रहे हैं, अनगिनत, बहुत संस्था, पर उनका जो कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं भटक गया है। हाँ, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट जब बनता है, अभी एक भ्रम एनजीओ क्षेत्र में ये है कि जो कॉन्सेप्ट हमने बनाया वो इसलिए बनाया क्योंकि हमें रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ तो लिख के देना था, और अब 100% करना कोई ज़रूरी नहीं है, और 100% कोई करता नहीं है, तो कोई नहीं करता तो मैं तो करूं, हम तो करें, और ये जो लिखा गया है इसको किया जाए, इसका आग्रह रखने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है। इसलिए मैंने कहा कि संभव सब है, लेकिन सत्य आधारित जीवन हो तो सब संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं दर्शकों आपको बताना चाहूँगा कि एक तो आपके अंदर आत्मविश्वास हो जाए, दूसरा सत्य आधारित शिक्षा लीजिए और पढ़िए ज़रूर, परिवार को अपनापन दीजिए, समाज सेवा अपने घर से शुरू कीजिए जैसे मैडम बोल रही थी, और कितना मिला, क्या मिला, कैसे मिला, इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ अपना काम करिए। समाज सेवा के लिए कहीं आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरी नहीं कि आप एक असहाय और गरीब व्यक्ति की मदद करें, बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है, आप शुरू तो करिए, मन में एक इच्छा शक्ति लाइए, प्रारंभ करिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी आपका। और मनीषा जी ने जो जो बातें बताई मेरे ख्याल से खरा सोना है, आप इसको बार बार सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका आशीर्वाद बहुत मिल रहा है, आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए हम पुनः आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आज मेरे साथ जुड़िए एक खास कार्यक्रम में जिसे मैं लेकर आ रहा हूँ सुबह 8:30 बजे, और आप इसे देखेंगे बुधवार और शनिवार को। तो देखना न भूलिए मेरे साथ चाय पे चर्चा।